स्वागत है प्रिय छात्रों। आपके बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर का इलेक्टिव कोर्स इलेक्ट एग्रॉन 311 कृषि कचरे का प्रबंधन, इसका यूनिट 3 के अगर आप सिलेबस देखिए तो इसमें एक टॉपिक है बायोगैस टेक्नोलॉजी एज बायोफ्यूल, मैंने लिखा है इसके आगे। आज हम यूनिट 3 का छठा लेक्चर आपको दे रहे हैं, बायोगैस टेक्नोलॉजी एज बायोफ्यूल। इस लेक्चर के अंदर आज जिन बिंदुओं को हम कवर करेंगे, जिन बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे, एक प्रकार से ये रिवीजन है, ये हमारी पुनरावृत्ति होगी कि हम देखेंगे कि कृषि कचरे का क्या क्या, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे उपयोग किया जा सकता है। कृषि कचरे किस प्रकार का कृषि कचरा है तो उसका किस प्रकार का उपयोग हो, उसकी क्या उपयोगिता है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बायोफ्यूल के ऊपर चर्चा करेंगे हम कि ये बायोफ्यूल क्या चीज़ है। फिर हम बायोगैस टेक्नोलॉजी की चर्चा करेंगे कि बायोगैस क्या चीज़ है, बायोगैस निर्माण की प्रक्रिया क्या है, बायोगैस निर्माण की प्रक्रिया के ऊपर भी संक्षेप में चर्चा होगी, और बायोगैस का कंस्टिट्यूएशन क्या है, बायोगैस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सी गैस मिलकर बायोगैस बनती है और उसका क्या उपयोग है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि बायोगैस के विषय में थोड़ी सी चर्चा यूनिट 2 में हो चुकी, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा चर्चा यूनिट 2 में हो चुकी है। असल में यूनिट 2 में भी ये बताया था, ये पढ़ाना था कृषि कचरे का विघटन। तो कृषि कचरे का विघटन, जिसमें हमने आपको दो प्रकार से बताया, जो जैविक विघटन ही होता है। तो जैविक विघटन जो कृषि कचरे का हमने आपको दो प्रकार से बताया। एक हमने आपको बताया एरोबिक विघटन, जो हवा की या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दूसरा एनारोबिक विघटन, जो हवा की या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो कृषि कचरे का पुनः चक्रण भी वहाँ आपको हमें बताना था। तो कृषि कचरे का पुनः चक्रण करके एक ऐसा उत्पाद बना दिया गया जो वापस कृषि में उपयोग हो गया। तो ये कंपोस्ट और डाइजेस्टेड बायोस्लरी जो बनता है, यह कृषि कचरे के पुनर्चक्रण के बाद अंतिम उत्पाद है जो वापस कृषि में उपयोग हो रहा है। तो हम जब विघटन की बात कर रहे थे तो कृषि कचरे का विघटन महत्वपूर्ण था कि कृषि कचरा जो हमारे पास उत्पादित हुआ, उस कृषि कचरे का, जो कि अपने आप में कार्बनिक कचरा है, जैविक कचरा है और विघटन योग्य कचरा है, इसको जो हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल कृषि कचरा, यानी कि जैव विघटन होने योग्य कृषि कचरा। एरोबिक डिकम्पोजिशन, यानी हवा की उपस्थिति में इसका विघटन होगा तो आखिरी में हमें कंपोस्ट मिलेगा। कंपोस्ट के अलावा जो बाई प्रोडक्ट, जिसे हम उप उत्पाद कहते हैं, ये उप उत्पाद कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, पानी, इसका हमें कोई ऐसा उपयोग नहीं है, हमें अंत में कंपोस्ट मिलता है। कृषि कचरे का विघटन हवा की अनुपस्थिति में होता है तो हमको अंत में जो कार्बनिक खाद मिलती है, कंपोस्ट जैसी ही है, उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टेड बायोस्लरी। वो बायोस्लरी कार्बनिक खाद के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो यह तो हो गया ऐसा कृषि का उपयोग। इसमें जो हम हवा की अनुपस्थिति में जब कृषि कचरे का विघटन करते हैं तो उप उत्पाद के तौर पर बायोगैस मिलती है। इस बायोगैस का उपयोग ईंधन के तौर पे किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है बायोगैस टेक्नोलॉजी एज फ्यूल। तो बायोगैस कैसे बनती है, बायोगैस बनने की क्या प्रक्रिया है, कौन कौन से उसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, फिर बायोगैस बनती है तो उसके अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं, उसमें से कौन से तत्व का क्या काम है, वो कैसे उपयोग किए जाते हैं, जो हम उप उत्पाद कह रहे हैं, और लास्ट में जो हमारे पास बचता है डाइजेस्टेड बायोस्लरी, उसका खेती में कार्बनिक खाद के तौर पर इस्तेमाल है। ये सारी बहुत विस्तार से चर्चा यूनिट 2 में की जा चुकी है। भारत में बायोगैस का किन किन राज्यों में कितना उत्पादन किया जा रहा है, सरकार ने भी बायोगैस बनाने और इसका उत्पादन करने के लिए
कदम उठाए हैं, राज्यों को सहायता दी जा रही है, उसके ऊपर भी चर्चा हो चुकी है। कुल मिला के बायोगैस के ऊपर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। इसलिए आज का ये आपका जो लेक्चर है, ये एक प्रकार से पुनरावृत्ति के तौर पर है। ये पुनरावृत्ति हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अब हम आगे बायोफ्यूल की बात करने वाले हैं। तो बायोफ्यूल, बायोगैस के अलावा और प्रकार के भी बायोफ्यूल कृषि कचरे से प्राप्त होते हैं। तो और प्रकार के बायोफ्यूल कौन से प्राप्त होते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। तो बायोगैस चूँकि चर्चा हो चुकी है तो बायोगैस से शुरू कर देते हैं। तो बायोगैस एक बायोफ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। तो यहाँ इसको आप समझिए कि ये चित्र में आप देख पा रहे हैं कि जो कृषि कचरा मिलता है हमको, कृषि कचरा खेती की गतिविधि से प्राप्त होता है जिसको हम फसल अवशेष कहते हैं। इसके अलावा कृषि कचरा हमको पशुपालन गतिविधि से प्राप्त होता है जिसको हम पशु उद्योग अवशेष कहते हैं। और कुछ उप उत्पाद उस प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं जब हम कृषि उत्पाद की प्राथमिक प्रक्रिया करते हैं, उससे जो उप उत्पाद निकलते हैं वह भी कृषि कचरे के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। उस कृषि कचरे का भी नहीं, कृषि कचरे तौर पर इस्तेमाल होते हैं नहीं, वो भी कृषि कचरा होते हैं, कृषि कचरा माने जाते हैं। तो ये सभी प्रकार से जो कृषि कचरा हमारे पास आ रहा है, ये सभी जैविक कृषि कचरा है। इसका क्या क्या कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है? तो इसका एक उपयोग बायोगैस में होता है, दूसरा उपयोग बायो फर्टिलाइज़र में होता है, तीसरा उपयोग लेदर इंडस्ट्रीज़ में होता है। तो लेदर इंडस्ट्रीज़ में, चमड़ा उद्योग में वही कृषि कचरा इस्तेमाल होता है जो पशुपालन उद्योग से आता है। तो पशुपालन उद्योग से एक उप उत्पाद आता है गोबर, तो उसका इस्तेमाल तो बायोगैस और बायो फर्टिलाइज़र में हो जाता है। जानवरों के मरने के बाद जो उसका खाल और उसके शरीर के टुकड़े हैं वो चमड़ा उद्योग में इस्तेमाल होते हैं। जानवरों के मरने के बाद उसका मांस मीट उद्योग में इस्तेमाल होता है। मीट उद्योग के बाद भी जो बच जाता है, हड्डी वगैरह बच जाती है, तो उसका इस्तेमाल फास्फोरस और कैल्शियम उससे निकालने के लिए होता है। तो जानवरों के, मरे हुए जानवरों की हड्डियों से जो फास्फोरस और कैल्शियम निकाला जाता है, इसका उपयोग फिर दवाई बनाने में और कुछ कॉस्मेटिक आइटम्स बनाने में इसका उपयोग होता है। कृषि कचरे का उपयोग अल्कोहल बनाने में भी होता है। कृषि कचरे का उपयोग ईंधन के तौर पे, और कृषि कचरे का उपयोग पेपर और पल्प इंडस्ट्री में भी होता है, इससे कागज़ बनाए जाते हैं। तो इस तरह प्रकार में हम कृषि कचरे का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हम आपको यूनिट 1 में हमने इंट्रोडक्शन में भी बता दिया था कि कृषि कचरे का इतनी जगह उपयोग होता है। तो अब हम इसका एक एक करके उपयोग और उसकी प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। जैसे हमने बायोगैस पढ़ा कि एक प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया हमने विस्तार से पढ़ी। फिर हमने कंपोस्ट की प्रक्रिया विस्तार से पढ़ी। फिर हमने वर्मी कंपोस्ट की भी विस्तार से पढ़ी। वर्मी कंपोस्ट भी बायो फर्टिलाइज़र में ही आएगा। तो अब हम जो चौथे नंबर पे आते हैं, हम बायोफ्यूल की बात करेंगे। अब कृषि कचरे का बायोफ्यूल में कैसे इस्तेमाल करना है। तो बायोगैस, सिर्फ हम बायोगैस की चर्चा आज के इस लेक्चर में बायोफ्यूल से कनेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बायोगैस का इस्तेमाल बायोफ्यूल के तौर पे किया जाता है। तो कितने प्रकार के कृषि कचरे किस किस उपयोग के लिए उपयुक्त होते हैं। अगर सीवेज का कृषि कचरा है, यानी मलमूत्र का कृषि कचरा है, जो कि मुख्यतः डेयरी से मिलता है, तो मलमूत्र कृषि कचरा सीधे बायोगैस में इस्तेमाल हो सकता है। मलमूत्र कृषि कचरा कंपोस्टिंग में भी इस्तेमाल होता है, और सबसे ज़्यादा उपयुक्त है कि यह बायोगैस में इस्तेमाल हो। इसके बाद धान का भूसा, जो फसल अवशेष है, धान का भूसा, गेहूं का, चावल का, धान का, गेहूं का, जौ का, सीसमम जो हमारा तिल है उसका भूसा, और शुगर केन का जो बगास है, इसका इस्तेमाल बायोगैस के लिए भी किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल जानवरों के चारा खिलाने के लिए भी किया जा सकता है, और इस कृषि कचरे का इस्तेमाल कंपोस्टिंग के लिए भी किया जा सकता है। यह जो कृषि कचरा है, यह आसानी से विघटन होने योग्य कृषि कचरा है। कुछ
कड़ी प्रकृति का जो कृषि कचरा है, जैसे कॉटन का स्टॉक, जो कपास की फसल होती है, कपास की फसल निकाल लेने के बाद जो फसल अवशेष बच गया उसको कॉटन स्टॉक बोलते हैं। जो हमारे फल बगीचे हैं उसमें हर साल प्रूनिंग की प्रक्रिया की जाती है। कुछ फल बगीचे में हर साल में 2 बार प्रूनिंग की प्रक्रिया की जाती है। प्रूनिंग करने से जो उसके डंठल, लकड़ी के टुकड़े या शाखाएं निकलती हैं, यह भी कठोर प्रकार का कृषि कचरा है। बायोगैस में इस कृषि कचरे को डाला जाए तो बहुत दिक्कत होती है, लगभग असंभव सा हो जाता है, वरना असंभव नहीं भी है तो बहुत लंबी प्रक्रिया और समय ज़्यादा लेने वाली प्रक्रिया है। कंपोस्टिंग में भी ये ज़्यादा समय लेती है, जानवर इसे खाएंगे नहीं। यह कचरा ब्रिक्विटिंग के लिए उपयुक्त है। तो ब्रिक्विटिंग अपने आप में फिर एक बायोफ्यूल है। देखिए, तो हमने कितने तरह के बायोफ्यूल है, तो बायोफ्यूल हम आपको बताए कृषि कचरे से जो हम बायोगैस उत्पादित कर रहे हैं या और दूसरे तरह के फ्यूल उत्पादित कर रहे हैं। अभी हम आगे बताएंगे कि दूसरे तरह के कौन से फ्यूल हो सकते हैं। इसके अलावा जो कड़ा कृषि कचरा है जिसका हम सीधे उपयोग करते हैं ऊर्जा उत्पादन करने के लिए, तो ऊर्जा ब्रिक्विटिंग करके, यानी कि हम इस कृषि कचरे को ब्रिक्विटिंग के आगे के बारे में भी हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, क्योंकि अब हम कृषि कचरे का कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग सब हम कर चुके, बात करके अब हम फ्यूल की बात कर रहे हैं। कृषि कचरे से फ्यूल कैसे निकलेगा, तो एक फ्यूल बायोगैस, उसकी चर्चा हो चुकी है, इसलिए आज हम उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं ताकि आप उसको कनेक्ट कर सकें। बायोफ्यूल क्या चीज़ है, तो एक तो ब्रिक्विटिंग है। ब्रिक्विटिंग में क्या होता है, ये जो हमारे पास कृषि कचरा, इसको कॉम्पैक्ट करके, ठोस करके, इसके छोटे छोटे ठोस टुकड़े बना दिए जाते हैं, जो कि उन उद्योग में जहाँ पे इसको बर्निंग करना है, इसको जला करके गर्मी या हीट, ऊष्मा पैदा करनी है या फिर उससे ऊर्जा पैदा करनी है, तो वहाँ ये सीधे जलाने के काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उससे पहले इनकी कृषि कचरे की ब्रिक्विटिंग कर दी जाती है। तो बायोफ्यूल, वो ब्रिक्विटिंग को भी हम बायोफ्यूल कह सकते हैं। बायोगैस का हम अगर आप उपयोग याद करें, हमने आपको बायोगैस के लेक्चर में पढ़ाया था कि इससे बिजली भी बनाते हैं, इससे गाड़ियाँ भी चलाते हैं और किचन में खाना भी बनाते हैं, तो फ्यूल हो गया। तो बायोगैस भी एक फ्यूल है। तो बायोफ्यूल क्या हुआ, बायोफ्यूल हुआ ऐसा ईंधन जो कि जीवित वस्तुओं के अवशेष से सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पादित होता है या उससे निकाला जाता है। तो चूंकि बायो, देखिए जब भी बायो लग जाता है तो वहाँ पे जीवित चीज़ें कोई ना कोई आएंगी, या जीवन से उपयोगी या जीवन से प्राप्त कोई चीज़ आएगी। तो पौधा भी एक जीवन है, उससे जो कचरा आया उससे हम ईंधन निकालते हैं तो बायोफ्यूल हो जाता है। ईंधन निकलेगा कैसे, जब जो भी कृषि कचरा है आपको मालूम है उसके ऊपर सूक्ष्म जीव उसके ऊपर पनपते हैं, उसको पचाते हैं, विघटन करते हैं, या उससे जो भी उप उत्पाद बनते हैं वो सूक्ष्म जीवों की प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। तो बायोफ्यूल का मतलब हो गया सूक्ष्म जीवों की जीवित जीवन से प्राप्त भाग के ऊपर सूक्ष्म जीवों की प्रक्रिया द्वारा जो ईंधन प्राप्त होता है वो बायोफ्यूल है। तो बायोफ्यूल डेराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, जो प्राकृतिक संसाधन है उससे बायोगैस प्राप्त होता है। इसलिए बायोगैस से ग्रीन हाउस गैस, जो वातावरण को प्रदूषित करने वाली गैस है, उसका उत्सर्जन कम होता है या नहीं होता है, और यह वातावरण में कार्बन बैलेंस को बनाए रखने के लिए उपयोगी है। तो ये बात हो गई बायोफ्यूल की। बायोफ्यूल और दूसरा फ्यूल में क्या अंतर है, तो बायोफ्यूल तो हमने बताया आपको जीवन से प्राप्त होने वाली कचरे या अवशेष से जो ईंधन प्राप्त होता है। अगर ये जीवन से नहीं आ रहा है तो फिर कहाँ से आता है, इसका अदरवाइज क्या है। बायोफ्यूल का अदरवाइज जो फ्यूल है, जो साधारण फ्यूल या जो कन्वेंशनल परंपरागत फ्यूल है, परंपरागत ईंधन है, वो क्या है, उसको हम बोलते हैं माइनिंग फ्यूल। वो खदानों से निकाला जाता है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तेल के कुएं होते हैं, तेल के कुएं से, तेल के खदानों से कच्चा तेल निकाला जाता है, उससे ईंधन प्राप्त होता है, वो माइनिंग फ्यूल है। कोयला होता है, कोयला हमको खदानों से निकालना पड़ता है खोद करके। कोयला खदानों से निकलने वाला फ्यूल ईंधन है, तो ये माइनिंग फ्यूल होता है और एक बायोफ्यूल होता है।
तो इसलिए हमने कहा है कि बायोफ्यूल प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है, इसलिए बायोफ्यूल माइनिंग फ्यूल की तुलना में हानिकारक नहीं है या कम हानिकारक है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं करता है, वातावरण में कार्बन बैलेंस को मेंटेन करता है। अब दो प्रकार के बायोफ्यूल हमको, बायोफ्यूल भी दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर भी देखिए हमने आपको बताया, अगर आप देखेंगे, एक हमने बताया कॉटन स्टॉक और ये प्रूनिंग की जो लकड़ियाँ हैं पेड़ पौधों की, उसको सीधे इकट्ठा करके जलाने का काम आती है। इकट्ठा करके ठोस में कन्वर्टर ठोस में बदल दिया जाता है, कॉम्पैक्ट रूप में बदल जाता है, उसे ब्रिकवुडिंग कहते हैं। ये कोई बहुत प्रक्रिया नहीं है, तो सीधे उसको जला करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। एक प्रकार हम आपको बता रहे हैं बायोगैस या फ्यूल से या अल्कोहल प्रोडक्शन, यानी ये कुछ प्रक्रिया करके ये चीज़ें निकालनी पड़ेंगी कचरे में से। तो इस प्रकार से दो प्रकार का बायोफ्यूल जैव ईंधन हमें मिला, या दो कैटेगरी में हम जैव ईंधन को दो श्रेणी में रख सकते हैं। जैव ईंधन की एक श्रेणी है प्राइमरी बायोफ्यूल, प्राथमिक जैव श्रेणी, दूसरी है द्वितीयक जैव ईंधन। पहली श्रेणी है प्राथमिक जैव ईंधन, दूसरी श्रेणी है द्वितीय जैव ईंधन। तो प्राथमिक जैव ईंधन में वह पदार्थ या वह कचरा आता है जिसके ऊपर कोई प्रक्रिया नहीं करनी है, कचरे को सीधे जला करके हमें ऊर्जा प्राप्त कर लेनी है। उस ऊर्जा से हम ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं, बिजली प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा का देखिए एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा बदली जा सकती है। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें कृषि कचरे का बिना कोई प्रक्रिया किए सीधे इस्तेमाल करना है। दूसरा जो सेकेंडरी बायोफ्यूल या द्वितीय जैव ईंधन है, ये हमारा बायोगैस की बात हो रही है। आगे हम अगले लेक्चर में और बातें बताएंगे आपको। इसी लेक्चर में आगे के आपको बताएंगे कितने प्रकार के बायोफ्यूल हैं। तो यह हम कृषि कचरे के ऊपर कुछ हमें प्रक्रिया करनी पड़ती है, कुछ प्रक्रिया करके उप उत्पाद के तौर पर या उसके उत्पाद के तौर पर, और कुछ उप उत्पाद भी बनता है उससे, वो हमारा उससे जो ईंधन प्राप्त होता है उसको हम द्वितीय जैव ईंधन कहते हैं। बायोगैस जैव ईंधन है। बायोगैस भले हमें उप उत्पाद के तौर पर प्राप्त हुआ हो और उप उत्पाद के तौर पे हमें डाइजेस्टेड बायोस्लरी मिला हो, या इसको दूसरे शब्दों में कहें, क्योंकि बायोगैस अभी उत्पाद हो गया है, उप उत्पाद के तौर पर डाइजेस्टेड बायोस्लरी प्राप्त होता है। उत्पाद इसलिए हो गया है क्योंकि हमने आपको बायोगैस का, जो आप हमारा लेक्चर अगर देखें, एक लेक्चर में हमने बायोगैस की प्रक्रिया पूरी कवर की है, उसके प्रिंसिपल, उसके स्टेप्स कवर किए हैं, और दूसरे लेक्चर में हमने उसका पूरा ढांचा बताया कि कैसा ढांचा होना चाहिए जिसमें बायोगैस का निर्माण करते हैं। भारत देश में सरकार ने क्या योजना है भारत बायोगैस निर्माण करने की। तो चूँकि बायोगैस एक ऊर्जा है, तो इसके ऊपर काफ़ी सरकार का भी जोर है। तो इसलिए बायोगैस उत्पाद है, और अंत में जो हमें उप उत्पाद मिलता है वो डाइजेस्टेड बायोस्लरी है। तो उसकी प्रक्रिया क्या है, वो एक नीचे फ्लो चार्ट में हम आपको बता रहे हैं। तो बायोगैस भी जैव ईंधन है। इसकी प्रक्रिया हालांकि हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। हाइड्रोलिसिस, तो जो हमारे पास कृषि कचरा मौजूद है, यह है कृषि कचरा। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसके अंदर फैट होते हैं, इसके अंदर प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, यह जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। बायोगैस उत्पादन की प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल और जैविक और सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। सूक्ष्म जीव सरल कार्बनिक पदार्थ जिनके हमें बायोस्लरी मिलते हैं, हम खेत में इस्तेमाल करते हैं। इस बदलने की प्रक्रिया में बहुत सारे बैक्टीरिया कृषि कचरे को खाते पचाते हैं। कृषि बैक्टीरिया का जो जीवन यापन है, उस पद्धति में एक गैस निकलती है। जैसे हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, खाना खाते हैं, पचाते हैं, उसी खाने से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन खाने से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो हम सांस लेते हैं, हमारे अंदर श्वसन प्रक्रिया चलती है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उप उत्पाद के तौर पे या वेस्ट के तौर पे। इसी तरह से जब बैक्टीरिया कृषि कचरे को अपना भोजन बनाएंगे, खाएंगे, पचाएंगे, अंत में उनके मल के तौर पे डाइजेस्टेड बायोस्लरी मिल जाएगा। और
जीवन जो बैक्टीरिया अपना जीवन यापन कर रहे हैं उसकी प्रक्रिया में जो वो गैस निर्माण करेंगे वो उप उत्पाद है। तो अगर हवा की उपस्थिति में प्रक्रिया होती है तो फिर बायोगैस नहीं बनती है, सीधे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। लेकिन अगर हवा अनुपस्थित है वहाँ पर, तो फिर वहाँ पर उस तरह के बैक्टीरिया का जीवन यापन होता है जो हवा की अनुपस्थिति में जी सकते हैं और सीधे कृषि कचरे के कार्बन पर ही निर्भर करते हैं। उन्हें वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है या वातावरण से ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। जो कार्बोहाइड्रेट में कृषि कचरे में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद है उसी से वो अपना जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन चूंकि वातावरण से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वो मीथेन गैस का उत्सर्जन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यह प्रक्रिया 4 चरण में पूरी होती है। पहला चरण होता है हाइड्रोलिसिस, जिसमें यह जटिल कृषि कचरा, जटिल कार्बनिक पदार्थ छोटे कार्बनिक पदार्थ में टूट जाते हैं। फिर ये छोटे कार्बनिक पदार्थ एसिडोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा, ये बैक्टीरियाज होते हैं। तो हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया में बैक्टीरिया नहीं है। हाइड्रोलिसिस में वाटर, हाइड्रो माने वाटर, लिसिस माने टूटना, तो पानी के संपर्क में आकर के, यानी कि यह जो कार्बनिक पदार्थ हैं ये पानी के साथ क्रिया करके छोटे कार्बनिक पदार्थों में टूटते हैं। इसके बाद बाकी की 3 अवस्थाओं में बैक्टीरिया काम करते हैं, जो शुगर को खाते हैं पचाते हैं, जो फैटी एसिड को खाते पचाते हैं, अमीनो एसिड को खाते पचाते हैं। तो इसके बाद एसिड्स बनता है। ये एसिड कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोकार्बोनिक एसिड, अमोनियक एसिड बनता है। तो इसलिए इस श्रेणी के बैक्टीरिया को हम बोलते हैं एसिडोजेनेसिस, क्योंकि ये एसिड्स का निर्माण करते हैं। फिर इस एसिड के ऊपर कुछ बैक्टीरिया खाते हैं, उसको पचाते हैं, तो वो एसीटेट का निर्माण करते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं एसिटोजेनेसिस। फिर कुछ बैक्टीरिया हवा की अनुपस्थिति में एसीटेट को खा करके मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भाग हाइड्रोजन सल्फाइड का भी बनता है, तो इसको हम बोलते हैं मीथेनोजेनेसिस। ये सारी प्रक्रिया, ये बाकी तीनों प्रक्रिया हवा की अनुपस्थिति में हो जाती है। हाइड्रोलिसिस करने के लिए एक अलग ढांचा चाहिए। हम आपको बायोगैस प्रोडक्शन में ढांचा के ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं। तो यह जो बायोगैस बनी, इसमें होता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में, कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड। ये है बायोमीथेन। इसमें होता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये बायोगैस होती है जिसका उपयोग हम आपको आगे बताएंगे। पिछले लेक्चर में याद कीजिए तो बताया था कि ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है, कैसे किया जाता है वो बात करेंगे अभी। तो ये बायोगैस, जाहिर है हम इसको जैव ईंधन के तौर पर, जैव ईंधन की संज्ञा दे सकते हैं। ये जैव ईंधन है क्योंकि इससे हमें ऊर्जा मिलती है। कृषि कचरे से और कौन कौन से जैव ईंधन बनाए जा सकते हैं? द्वितीय जैव ईंधन, क्योंकि पहला तो एक ब्रिक्विटिंग हो गया, उसके ऊपर हम आगे के लेक्चर में चर्चा करेंगे। जैव ईंधन एक होता है इथेनॉल। चूंकि कृषि कचरे से जैविक प्रक्रिया द्वारा इथेनॉल बनता है तो हम उसे बोलते हैं बायो इथेनॉल। यह इथेनॉल बनता है, इथेनॉल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा कृषि कचरे का विघटन होता है। हाइड्रोलिसिस करके उसका विघटन करते हैं। उसके बाद शुगर चाहिए हमको, क्योंकि इथेनॉल बनाने के लिए शुगर चाहिए। जब शुगर का फर्मेंटेशन होगा तो ही इथेनॉल बनेगी, किसी और चीज़ के फर्मेंटेशन से इथेनॉल नहीं बन सकती। सिर्फ शुगर चाहिए और शुगर के फर्मेंटेशन से इथेनॉल बनेगी। तो कृषि कचरे को पहले शुगर में बदला जाता है हाइड्रोलिसिस द्वारा, फिर उस शुगर के ऊपर फर्मेंटेशन होता है और हमें इथेनॉल प्राप्त होता है। तो एक तो इथेनॉल कृषि जैव ईंधन है। दूसरा जैव ईंधन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपने आप में जैव ईंधन है, हाइड्रोजन अपने आप में ईंधन है। तो कृषि कचरे के ऊपर जब विघटन की प्रक्रिया होती है तो हाइड्रोजन बनता है। ये हाइड्रोजन वहीं पर अलग कर लिया जाए और प्रोसेस आगे रोक दिया जाए तो कृषि कचरे से हाइड्रोजन प्राप्त हो सकता है, लेकिन यह व्यवहार में बहुत कम इस्तेमाल होने वाली प्रक्रिया है। तो पहले हाइड्रोजन से पहले हम बायोमीथेन की प्रक्रिया समझ लेते हैं। बायोमीथेन में कृषि कचरे का इकट्ठा करके उसका प्राथमिक उपचार करके उसका एक प्री ट्रीटमेंट किया जाता है। प्राथमिक उपचार यानी कि उसको सफाई करना उसकी, और जो बायोगैस यूनिट के अंदर विघटन होने योग्य कृषि कचरा है वही इस्तेमाल में ले। जैसे मैं यहाँ पर मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि जो कंपनीज फ्रूट प्रोसेसिंग करती हैं, फलों की प्रक्रिया करती हैं, फलों का प्रसंस्करण करती हैं,
वहाँ पे फलों से जो कृषि कचरा, क्योंकि वो तो उन्हें पल्प चाहिए, केवल फल का पल्प तो उनका उत्पाद में चला जाता है, कच्चा माल है जिससे कि वो अपना उत्पाद बनाते हैं। फलों के बीज, छिलका, गुठली ये कचरे के तौर पे निकलता है। तो फलों की गुठली ये बायोगैस में जाती है, पल्प जाता है या छिलका जाता है। तो प्री ट्रीटमेंट का मतलब हुआ कि ऐसी कंपनीज पहले एक मशीन लगा के रखती हैं जो इसको बोलते हैं डी स्टोनर। तो जो गुठली या कोई ऐसा पदार्थ आया है जो ठोस कड़ा पदार्थ है जिसका कि बायोगैस प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं होगा, उसको अलग कर लिया जाता है। तो ये होता है प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट में एक काम और होता है, जो कृषि कचरा अधिक बड़े आकार का और बड़ा मोटा मोटा भाग है, सीधे उसको अगर हम बायोगैस में या हाइड्रोलिसिस में डाल देंगे तो हाइड्रोलिसिस हो नहीं पाएगा। हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया अच्छे से होने के लिए यह जरूरी है कि कृषि कचरा काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में मौजूद हो। तो प्री ट्रीटमेंट में कृषि कचरे को छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है, चॉप किया जाता है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल के ऐसा बना दिया जाता है कि हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया आसानी से हो जाए। फिर उसको एक अलग टैंक में डाला जाता है जहाँ पे हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस से जो शुगर और पेप्टाइड्स बनते हैं वो फिर हवा की अनुपस्थिति में एक अलग टैंक में डाले जाते हैं जिसको डाइजेशन टैंक बोलते हैं। वहाँ पे एसिटोजेनेसिस, मीथेनोजेनेसिस होती है। मीथेनोजेनेसिस से बायोगैस निकलती है। बायोगैस के अंदर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। फिर बायोगैस का प्योरीफिकेशन किया जाता है और उससे मीथेन अलग कर ली जाती है। यह मीथेन अपने आप में एक ईंधन है। हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे अलग की जाती है मैंने आपको पिछली बार बताया था। कार्बन डाइऑक्साइड भी लिक्विडिफाई करके अलग की जाती है। अब ये आते हैं इस पे कि हाइड्रोजन भी एक ईंधन है। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको शुगर पेप्टाइड मिलेगा। एसिडोजेनेसिस से हमारे को हाइड्रोजन, एसीटेट, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। यहाँ से यह हाइड्रोजन हम रिकवरी के लिए ले जाएंगे, या फिर देखिए कचरे का प्री ट्रीटमेंट करके सीधे डार्क हाइड्रोलिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे डार्क फर्मेंटेशन में डाल देंगे। डार्क फर्मेंटेशन में हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विडिफाई करके अलग कर लेंगे, बचेगी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की क्लीनिंग करके हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो जाएगा। हाइड्रोजन को सिलेंडर में भर लेंगे, हाइड्रोजन हमको ईंधन के तौर पर प्राप्त होगा। लेकिन यह प्रक्रिया कम इस्तेमाल होती है। बायोडीजल प्रक्रिया भी कम इस्तेमाल होती है, जिसके अंदर प्री ट्रीटमेंट करके कचरे से एस्टर निकाला जाता है। इसका एस्टेरिफिकेशन करके इससे ग्लिसरॉल निकाला जाता है। ये ग्लिसरॉल बायोडीजल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं ग्लिसरॉल का तो बायोडीजल बनता है। और ये इथेनॉल जो है इसको हम बायोपेट्रोल बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार से हम कृषि कचरे से ईंधन प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं बायो या जैव ईंधन। तो मुख्य रूप से हमने बायोगैस से इसलिए शुरू करना चाहा क्योंकि बायोगैस से आपको आसान पड़ेगा, क्योंकि बायोगैस की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो जैव ईंधन में हम पहले बायोगैस की चर्चा आज कर लेते हैं, तो अगले लेक्चर में हम फिर इथेनॉल की चर्चा करेंगे। तो बायोगैस प्लांट कैसे काम करता है, देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, ये बायोगैस प्लांट एक ज़मीन के नीचे करके बनाया गया है। जाहिर है ज़मीन के नीचे क्यों किया गया है, हवा की अनुपस्थिति में हमको काम करना है। तो हवा की अनुपस्थिति में करना है, ज़मीन के नीचे रहेगा तो हवा पे आने वाली नहीं है, ऊपर से बंद कर दिया, ढक दिया है। हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया हवा की उपस्थिति में होती है। हाइड्रोलिसिस तो वहाँ पे 2 ही टैंक होते हैं बायोगैस प्रोडक्शन प्रक्रिया में। एक में हाइड्रोलिसिस करते हैं, फिर उसको डाइजेशन टैंक में भेजते हैं जहाँ उपस्थिति हवा ऊपर उपस्थित है। जो बायोगैस बनती है उसको गैस कलेक्टर में स्टोर कर लेते हैं और जो बचता है वो डाइजेस्टेड बायोस्लरी उसको निकाल लेते हैं। तो इस डायग्राम में एक टैंक और बनाया गया है जिससे में कि बाहर अपने आप डाइजेस्टेड बायोस्लरी बाहर आती जाती है। फिर इसको इसमें से लिक्विड और सॉलिड अलग करके और इसके सॉलिड को, जिसका जो ठोस पदार्थ है उसको, अगर उसका पूर्ण विघटन नहीं हुआ है तो कुछ दिन के लिए और उसको छोड़ करके ढक करके पानी छिड़क के रखते हैं ताकि उसका पूर्ण विघटन हो जाए। फिर उससे हमको जैविक खाद प्राप्त होती है। हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया में जैसे यहाँ पर हमने कैटल लिखा है तो काऊ डंग हम इसमें लेकर के पानी से मिक्स करते हैं तो हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस के बाद यह मटेरियल
डाइजेशन टैंक में जाता है, जहाँ पे एनारोबिक प्रक्रिया होती है, एसिडोजेनेसिस, एसिटोजेनेसिस, मीथोजेनेसिस सब होता है। गैस ऊपर को आती है, तो ये मीथेन गैस या ये जो मिक्सचर है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का, ये गैस कलेक्टर में इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि इस प्रक्रिया में मीथेन ज़्यादा बनती है, इसलिए हमारे को मीथेन इस्तेमाल करनी है, तो बाकी गैस की चिंता नहीं है। छोटी जो बायोगैस प्रोडक्शन की यूनिट है वहाँ पे हमें हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड का कोई नुकसान नहीं है, कोई चिंता नहीं है। ये गैस कलेक्टर में एक वाल्व लगा है, जब हमें इस्तेमाल करना है तो हम वाल्व खोल के गैस अपना इस्तेमाल करते हैं और बाकी गैस इसमें स्टोर रहती है। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, डाइजेस्टेड बायोस्लरी लगातार निकलता रहता है। इस तरह से ये बायोगैस प्लांट काम करता है, बायोगैस निकलता रहता है। तो बायोगैस को हमने ईंधन की संज्ञा क्यों दी? क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में जब पढ़ा बायोगैस, तो बायोगैस बिल्कुल हमने पढ़ा था उससे हम कैसे ऊर्जा निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा मुख्य जोड़ था कि जो बाद में डाइजेस्टेड बायोस्लरी बना वो क्या चीज़ है, वह खेती में कैसे इस्तेमाल होगा। तो ये रिसाइकलिंग हुआ, कृषि करने से कृषि कचरा प्राप्त हुआ, कृषि कचरे का ऐसी प्रक्रिया की जिससे डाइजेस्टेड बायोस्लरी प्राप्त हुआ, उस डाइजेस्टेड बायोस्लरी को वापस खेत में इस्तेमाल किया और फिर से फसल प्राप्त हुई, फिर से कृषि कचरा प्राप्त हुआ। तो ये साइकिल पूरी होती है। तो इसलिए मैंने कहा उस समय आपको कहा था कि बायोगैस उप उत्पाद के तौर पर बनती है, लेकिन बायोगैस का इतना महत्व है कि बायोगैस जो निर्माण करने वाले प्लांट्स लगे हुए हैं वो बायोगैस को उत्पाद और डाइजेस्टेड बायोस्लरी को उप उत्पाद मानते हैं। बायोगैस यहाँ पर हम उत्पाद मानेंगे क्योंकि हम ईंधन की चर्चा कर रहे हैं कि ये हमारे पास जैव ईंधन है। तो ये बायोगैस, इसको थोड़ा प्योर करके सिर्फ मीथेन अलग करके इससे बनाते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये सीएनजी आपको मालूम है हम अपनी कार चलाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑटोमोटिव ग्रेड फ्यूल होता है। इस बायोगैस को हम इंजन रूम में भेजते हैं। इंजन रूम में इंजन के पिस्टन में मीथेन गैस का कंबशन होता है, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। उस ऊर्जा से टरबाइन चलता है, उससे बिजली प्राप्त होती है। फिर उस बिजली का क्या उपयोग है वो आपको मालूम है। तो इस प्रकार से बायोगैस से बिजली का उत्पादन होता है। इंजन रूम में कंबशन होता है, ऊष्मा भी बनती है, ऊष्मा भी एक ऊर्जा है। इस ऊष्मा का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ये तो वातावरण में छोड़ेंगे तो गर्मी ही पैदा करेगी। इस ऊष्मा को भेजते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन चैम्बर में। वेपर एब्जॉर्ब करके ये चैम्बर के अंदर कूलिंग इफेक्ट पैदा करती है, एकदम ही ठंडी हो जाती है। कमरे से जब वो वेपर एब्जॉर्ब करेगी तो कमरा एकदम ठंडा हो जाएगा। तो वो जो कमरे की गैस वो ठंडी होती है, तो इतनी अधिक मात्रा में ठंडी गैस बनती है कि एक तरफ से वेपर भेजते जाते हैं, दूसरी तरफ से ठंडी गैस इकट्ठा करते जाते हैं। इसको कोल्ड स्टोरेज में भेजते हैं। इसके बाद जो कम गर्म हवा हमारे को मिलती है, इसको हम ड्रायर में भेजते हैं। बायोगैस का इसको सफाई करके इसका एक काम खाना बनाने में, क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग, इसको बायोगैस को कुकिंग के लिए भी क्लीन फ्यूल माना जाता है। तो इस तरह से इतना हम चूँकि इसका ईंधन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बायोगैस बायो ईंधन या जैव ईंधन की संज्ञा हम इसको दे सकते हैं। तो बायोगैस का कंपोजिशन क्या है, बायोगैस का गठन कैसा होता है? बायोगैस का गठन होता है 60 से 70% तो इसमें मीथेन है, 30 से 40% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.05 से 2% हाइड्रोजन सल्फाइड है। यहाँ पर यह बात बताना जरूरी है कि जो बायोगैस हम बना रहे हैं इसके अंदर ये 3 गैस आती ही आती है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आप देखिए हमारे काम की गैस है मीथेन ही अधिक मात्रा में आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है लेकिन हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड भले बड़ी कम मात्रा में आ रही है लेकिन प्रॉब्लम है। ये यहाँ पे तो हमने एक रेंज दी है। अब ये कितनी मात्रा में आती है यह देखिए, ये निर्भर करता है कि जो हम किस प्रकार का कृषि कचरा इस्तेमाल कर रहे हैं। एनिमल मैन्योर, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट, क्रॉप रेजिड्यू, फसल अवशेष का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम गाय के गोबर का, या हम पोल्ट्री के गोबर का, पोल्ट्री के जो लिटर है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस भी प्रकार का हम कचरा इस्तेमाल करेंगे, बायोगैस का जो गठन है वो उस बात पर निर्भर करेगा।
इसीलिए हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था प्याज के छिलके से बायोगैस बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि प्याज के अंदर सल्फर अधिक मात्रा में होता है। प्याज में सल्फर अधिक मात्रा में है, और प्याज के छिलके या प्याज के जो अवशेष हैं या सड़ी हुई प्याज को अगर हम बायोगैस डाइजेस्टर में डाल देंगे तो जो बायोगैस बनेगी उसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत ज़्यादा होगा। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड अगर इंजन रूम में हमें भेजना है तो ये कोरोसिव गैस है, ये इंजन को बहुत जल्दी ख़राब कर देगी, इंजन हमारा ख़राब हो जाएगा पूरी तरह से। तो इसलिए बायोगैस का ऑटोमोटिव ग्रेड में इस्तेमाल करना है या इंजन में इस्तेमाल करना है, हाइड्रोजन सल्फाइड अलग करनी ही पड़ेगी। इंजन में इस्तेमाल करना है तो हाइड्रोजन सल्फाइड अलग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोमोटिव ग्रेड में इस्तेमाल करना है तो इंजन और कार्बन डाइऑक्साइड अलग करते हैं। घर में खाना बनाकर इस्तेमाल करना है तो सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बायोगैस का गठन किस प्रकार का है यह निर्भर करता है कि जो शुरुआत में हमने कृषि कचरा लिया था वो किस प्रकार का है। तो उस वजह से हमने आपको बताया कि प्याज से बायोगैस का निर्माण नहीं करना चाहिए। तो बायोगैस का क्या उपयोग है, मैंने ऊपर देखा नेचुरल गैस के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इंजन रूम में इसका कंबशन करते हैं, जहाँ से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है, विद्युत प्राप्त होती है, रोशनी प्राप्त होती है। ये सब तरह की ऊर्जा है। विद्युत प्राप्त होती है इससे हमको बायोगैस से। जनरेटर में जाते हैं तो वहाँ से फिर टरबाइन चलता है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। व्हीकल चलाने के लिए, कार चलाने के लिए भी फ्यूल का इस्तेमाल होता है। क्या फ़ायदे हैं बायोगैस के? इको फ्रेंडली है, रिन्यूएबल इन नेचर है क्योंकि इसका बायोगैस उत्पादन और इस्तेमाल होता है, क्लीन कंबशन फ्यूल है, जैव ईंधन है तो इसलिए क्लीन कंबशन है, घरेलू और औद्योगिक दोनों उपयोग में लाई जा सकती हैं, और एक अंतिम फायदा लास्ट में ये भी है कि इससे हमको अच्छे गुणवत्ता का कार्बनिक खाद प्राप्त होता है। तो क्या फायदे इसके हमको मिले? रेस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट, ये एक जिम्मेदारी पूर्ण कचरा प्रबंधन का प्रक्रिया है। इससे कार्बन इमिशन या ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है वातावरण में ये नहीं होता है, तो हम वातावरण के प्रदूषण को भी कम करने में सहयोग कर रहे हैं। किसान को इससे अतिरिक्त आमदनी भी हो सकती है। किसान अगर बायोगैस प्लांट लगाया हुआ है और बायोगैस का निर्माण करता है, या अगर किसान के पास छोटी डेयरी है, कुछ जानवर पाले हैं किसानों ने, तो जाहिर है गोबर प्रतिदिन उत्पादित होता है। प्रतिदिन गोबर का निस्तारण कहाँ किया जाएगा? तो प्रतिदिन बायोगैस बनाते रहिए, तो अल्टीमेटली तो गोबर की खाद बायोगैस बनाने पे भी मिलेगी, नहीं तो गड्ढे में डालते जाएंगे तो कंपोस्ट होकर भी मिलेगी, तो या वन में कंपोस्ट बनाते जाएंगे तो भी मिलेगी। लेकिन बायोगैस में डालते जाएंगे तो एक ऊर्जा भी मिलेगी गोबर की खाद के साथ साथ। तो जब ऊर्जा मिलेगी तो फार्मर या किसान इस ऊर्जा को बेच के भी अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। डाइजेस्टेड बायोस्लरी बेच करके भी अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। और इस ऊर्जा का इस्तेमाल किसान खुद अपने घरेलू उपयोग में के लिए करके या अपनी ज़रूरतों के लिए पूरा करके, तो जो किसान के अतिरिक्त पैसे लग रहे थे बिजली खरीदने में या ऊर्जा खरीदने में, बिजली बिल चुकाने में, वहाँ वो पैसे बचा भी सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप भी बूस्ट हो सकती है। रूरल इकोनॉमी, जो ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है, उसमें भी योगदान कर सकती है, रोजगार पैदा करने में भी योगदान कर सकती है। और एक सरकार ने इसको सहयोग करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति भी बनाई हुई है, जो इसको जो वातावरण में परिवर्तन आ रहा है, गर्मी फैल रही है, उसको रोकने के तौर पर बायोगैस के निर्माण की तरफ अगर कृषि कचरे को भेजा जाए तो वातावरण को भी बचाया जा सकता है। तो एक इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि बायोगैस का इस्तेमाल अगर हम ईंधन के तौर पे करेंगे तो जो माइनिंग ईंधन हमारे हैं, जो खदान से ईंधन निकाले जाते हैं, उस पर हमारी निर्भरता कम होगी, उस पर निर्भरता घटेगी। तो इतने प्रकार से हम बायोगैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोगैस से हम बायो ईंधन यानी कि जैव ईंधन प्राप्त कर सकते हैं। तो एक प्रकार से कृषि कचरे का उपयोग ईंधन के तौर पे ये हो सकता है। दूसरा हमने यहाँ पर अभी देखा, आपको बताया, यहाँ पर हमने 4 प्रकार के देखे। तो एक उपयोग कृषि कचरे का इथेनॉल के तौर पर है, जिसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि कृषि कचरे का
कितनी जगह कैसे कैसे उपयोग किया जा सकता है। तो हम पिछले कई लेक्चर से देख रहे हैं कृषि कचरे का उपयोग। एक तो सबसे पहले हमने पढ़ा ये गलत तरीका उपयोग करने का है कि जला दिया जाता है या कहीं सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली। इसके बाद उसका सही प्रबंधन पर जब हम बात आए तो कंपोस्टिंग की बात आई। कंपोस्टिंग एक प्रक्रिया है जो कि प्रबंधन करके की जा सकती है। और एक बात आई थी ऑन फार्म वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि सीधे उसको मिट्टी में मिला दिया जाए और वो अपने आप कंपोस्ट में बदल जाता है। वो भी अच्छी प्रक्रिया है, सही प्रक्रिया है, अच्छी प्रक्रिया है। कृषि कचरे के प्रबंधन की एक प्रक्रिया आई, बात आई कंपोस्टिंग के बाद डाइजेस्टेड बायोस्फीयर, यानी कि हवा की अनुपस्थिति में कंपोस्टिंग करके जैविक खाद प्राप्त हो गई और उससे जो ऊर्जा प्राप्त हुई वो जैव ईंधन बायोगैस है। फिर हमने आपको बात की वर्मी कंपोस्ट की, तो वर्मी कंपोस्ट की भी हम चर्चा विस्तार से कर चुके हैं। वर्मी कंपोस्ट से भी एक उप उत्पाद मिलता है वर्मिन वाश। वर्मिन वाश की भी हम चर्चा आपसे कर चुके हैं विस्तार से। तो यह कृषि कचरे का प्रबंधन या पुनःचक्रण ऐसे ऐसे हुआ जिससे कि हमको हर काम के उत्पाद भी मिलते गए कृषि कचरे से और हमारी कृषि कचरे की समस्या भी हल होती गई। एक तीसरी कैटेगरी है फ्यूल की, ईंधन की। तो ईंधन के तौर पे चर्चा हम करेंगे तो हमने ये देखा कि किस किस तरह से उत्पादन हो सकता है, कृषि कचरे का उपयोग हो सकता है। उसमें एक उपयोग है ईंधन के तौर पे। ईंधन में ब्रिक्वेटिंग आगे हम पढ़ेंगे। बायोगैस, इसलिए हमने इसकी चर्चा की। आज आपको हमने इसकी रिवीजन पुनरावृत्ति इसीलिए दी कि है आप अब ईंधन के तरफ सोचना शुरू करें, क्योंकि अभी तक आप पहले के लेक्चर में कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग उसी तरफ सोच रहे थे कि कृषि कचरे को सड़ाया जाता है, बस एक ही उपयोग है। तो सिर्फ इतना एक ही नहीं है कि सड़ाना है, जलाना नहीं। जलाना तो गलत है, जलाना नहीं है तो सड़ाना है नहीं, सड़ाने के अलावा भी और उपयोग है, ईंधन बनता है। तो अभी हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि कैसे इथेनॉल बनता है, क्योंकि बायोगैस तो आपने पहले भी देख लिया कैसे बनता है, लेकिन लास्ट में वो सड़ा हुआ पदार्थ ही मिला हमको। और बायोगैस बहुत उपयोगी चीज़ है। फिर हम इथेनॉल की चर्चा करेंगे। तो हमने आज देखा कि बायोगैस टेक्नोलॉजी क्या है और बायोगैस का क्या क्या उपयोग है। इसे और पढ़ने के लिए अनीता खुल्लर का एक आर्टिकल है, एक लेख है, ग्रीन फ्यूल कंप्रेस्ड बायोगैस ऑफर ए फिजिबल अल्टरनेटिव टू CNG। रिन्यूएबल वाच करके एक मैगजीन आती है, इसके अप्रैल 2019 के इशू में ये लेख निकला हुआ है। इसको आप अगर पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको और जानकारी प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।